Today we are going to start chapter number 2 of NCERT class 10 Civics Federalism. Topic we are going to cover are overview of the chapter, what is federalism, what makes India a federal country, how is federalism practiced, and decentralization in India. First is vertical division of power. This is the overview of the chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा. अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा ताकि आप इस चैप्टर को सेकंड चैप्टर को आसानी से समझ पाएंगे. ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर में ये बताना चाहता है कि जिस तरह हम लोगों ने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका में बहुत सारे डिफरेंसेस थे और उन्होंने किस तरह से अपने पावर को शेयर किया, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने डिस्कस किया था. तो उसी से ये वर्टिकल दिया है. तो वर्टिकल का क्या मतलब है कि यूनिक, ये जो वर्टिकल है ये एक वर्टिकल डिवीजन इस तरह से होता है. फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड. यहाँ पे क्या होता है कि हायर पावर सेंटर के पास होता है, फिर सेकेंड स्टेट के पास, एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट के पास जो पावर होते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, अनइक्वल डिवीजन ऑफ पावर. यहाँ पे पावर का अनइक्वल डिवीजन होता है. हायर टू लोअर होता है, जैसा हम लोगों ने कहा कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है, देन फिर स्टेट के पास, और देन फिर लोकल गवर्नमेंट के पास. हायर टू लोअर. थर्ड इज अ लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो थर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है वर्टिकल में, जो कि 73 एंड 74 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है 1992 में. तब ये जाकर आया है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज लोकल गवर्नमेंट. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी. तो ये मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यहाँ पे जो नीचे के लोग हैं, मतलब कि सबसे जो लोकल लेवल के लोग हैं, वही लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि वहाँ पे क्या और किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, कौन सा इश्यूज वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ के लोकेलिटीज़ को वो जानते हैं. तो इसीलिए ये थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है कि डेमोक्रेसी को अच्छे से रन करने में, कि जो लोगों की समस्या है वो उनको आसानी से वहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि पावर शेयरिंग इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड टू एज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म में क्या होता है कि पावर का शेयरिंग होता है. और थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. तो इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया जा रहा है, कैसे लागू किया जा रहा है, कैसे उसको अपनाया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज फेडरलिज्म? तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है. फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द कंट्री. तो ये जो फेडरलिज्म है ये पावर का डिवीजन है स्टेट में और सेंटर के बीच में. सेंटर अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी जो होते हैं वो मिलकर फेडरलिज्म को रन करते हैं. यूजुअली फेडरलिज्म हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों ने देखा है सेंट्रल एंड स्टेट. व्हेन द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर द एंटायर कंट्री है. दैट हैज यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ अ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. एंड सेकेंड इज द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंस और स्टेट लेवल that look after much of the day-to-day administration of their state. तो ये अपना day-to-day जो भी administration है उसमें ये अपना काम करते हैं. तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फेडरलिज्म क्या होता है. डिवाइडेड हुआ है दो लोगों के बीच में 2 लेवल में. पहला इज सेंटर एंड सेकेंड इज स्टेट. बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर. मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो सेंटर होता है और स्टेट होता है, तो इनके कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जहाँ पे ये लोग अपने काम करते हैं, और इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन में
लिखा हुआ है रूल्स और लॉज कि ये कौन कौन सी चीज़ों पर अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्या इनके दायरे हैं, वो सारा चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आगे देखते हैं हम लोग कि की फीचर ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का क्या की फीचर है ना। वी कैन ऑल्सो से दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फेडरलिज्म, फर्स्ट इज देर आर 2 और मोर लेवल टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 2 लेवल का गवर्नमेंट होता है या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकता है। सेकेंड इज द डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, ये सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं, बट each tier has its own jurisdictions in specific matter the of legislation, taxation and administration। तो ये जो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सॉरी ये जो आपका कहते हैं कि फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म में सेम सिटीजन पर वो दोनों पे सेम गवर्नमेंट रूल करेगी। और इसमें क्या होगा कि ये कह रहा है कि बट ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, इनका अपना दायरा होगा, अपना कार्य क्षेत्र होगा जहां पर ये कार्य करेगी स्पेसिफिक मैटर में, जैसे कि लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड इज जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव लेवल ऑफ टियर ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द Constitution, so existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। तो यहाँ पे बता रहा है कि उनका जो jurisdiction है और of the representative level of tier, तो गवर्नमेंट वहाँ पे स्पेसिफाइड है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इनके लिए अथॉरिटीज़ है, क्या इनका jurisdiction है, ये सारा इसमें मेंशन्ड है। फोर्थ इज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने हैं तो एक गवर्नमेंट इसमें चेंजेस नहीं कर सकती है, इसमें दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट सच चेंज रिक्वायर्ड और कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें दोनों लेवल के गवर्नमेंट चाहिए, तभी जाकर ये चेंज पॉसिबल हो सकता है। फिफ्थ इज courts have the power to interpret the constitution and the power of a different level of government। the highest court act as an umpire। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हाईएस्ट लेवल ऑफ द कोर्ट है वो अंपायर की तरह वर्क करेगा। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते होंगे कि अंपायर होता है कि जो भी डिस्प्यूट है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी ने कहा कि आउट हो गया या नहीं हुआ, तो इन सारे का डिसीजन जो अंपायर लेता है। तो उसी तरह जब भी कभी सेंटर और स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके बीच जो डिसीजन लेने का काम है वो आपका कोर्ट्स करते हैं। अराइजेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव पावर। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू। Each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy। तो इनका अपना अपना दायरा है कि कहाँ से इनका कैसा सोर्स रेवेन्यू कहाँ से आने वाला है, कितना परसेंट टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट का होगा, कौन सा परसेंट सेंटर के पास होगा, किस चीज़ पे सेंटर की अथॉरिटी होगी, ये सारा इसमें क्लासिफाइड है। नेक्स्ट इज द फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। 2 ऑब्जेक्टिव होता है इसमें से, पहला है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री के लोगों को सेफ गार्ड करने का और प्रमोट करना है यूनिटी। एंड सेकेंड इज एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। तो बहुत सारे स्टेट में बहुत सारे डिफरेंट लोग होते हैं, तो उनमें भी एक रीजनल डाइवर्सिटी होता है, तो उसको भी ये लोग को साथ में लेकर चलने का कोशिश करना होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इज देयर आर 2 काइंड्स of route through which federation have been formed। तो यहाँ पे बता रहा है कि 2 ways है, 2 तरीके हैं, 2 रास्ते हैं जिससे ये रन किया जा सकता है कंट्री को। तो पहला है यूनिटरी सिस्टम एंड सेकेंड इज फेडरल सिस्टम। यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड फेडरल सिस्टम में क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें कह रहा है कि large country decided to divide its power between the state and national government। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि जो आपका 2 तरीके का यहाँ पे सिस्टम है, पहला है यूनिटरी और सेकंड है फेडरल। तो मैंने यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि एक
डायग्राम यहाँ पे शो किया है, जिसमें मैंने एक बॉक्स बनाया है जिसमें 4 आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, ब्लॉक्स दिख रहे हैं, और एक जो है मैंने यहाँ पे बनाया है जिसमें क्या है, डायरेक्ट आपको ऐसे डिवाइडेड दिख रहा है ये। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे एग्जाम्पल है यूनिटरी गवर्नमेंट का कि स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स है यूनिटरी गवर्नमेंट का। तो यूनिटरी का मतलब है कमिंग टुगेदर, ये लोग साथ में आए हैं ताकि क्या कर सके, एक बिगर यूनिट खड़ा कर सके, जिससे ये लोग क्या कर सकेंगे कि अपने जो कंट्री है उसको आसानी से रूल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है जो एक साथ आए हैं और एक साथ आकर एक बड़ा गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं। और इसमें क्या हुआ है कि पहले से एक कंट्री है और उसमें क्या किया गया है, पावर का डिवीजन किया गया है, स्टेट का डिवीजन किया गया है, स्टेट को डिवाइड करके उसको अच्छे से रन करने की कोशिश की गई है। आइए थोड़ा इधर पढ़कर भी समझ लेते हैं। यूनिटरी सिस्टम में कह रहा है कि इक्वल पावर ऑफ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे इक्वल पावर है। नेक्स्ट इज सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो मेन यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसके सबऑर्डिनेट होंगे, बाकी सारी स्टेट्स जो भी होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे। थर्ड पॉइंट इज इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर फॉर अ बिगर यूनिट फेडरलिज्म। तो ये सब जो अलग अलग स्टेट्स है ये मिलकर साथ में आए हैं ताकि एक बड़ा यूनिट बन सके। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया आर द एग्जाम्पल ऑफ द यूनिटरी स्टेट सिस्टम। नेक्स्ट इज फेडरल सिस्टम, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें आपका मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो हमने देखा वर्टिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक से ज्यादा गवर्नमेंट होगा। इसमें इक्वल लेवल ऑफ वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट था सिर्फ, लेकिन इसमें मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, और यहाँ पे जो सेंटर में होगा वो मोर पावरफुल होगा। एग्जाम्पल इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एक्सेट्रा, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे फेडरल सिस्टम के। तो फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में एक मेजर डिफरेंस है कि यहाँ पे वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे कि सेंटर, स्टेट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट रन करते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट आपका देखने के लिए यहाँ पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। मतलब यहाँ पे ऑर्डर नहीं पास किया जा सकता कि तुम ये करो या फिर तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसे ऑर्डर नहीं पास किया जा सकता। इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है। स्टेट गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पावर, स्टेट गवर्नमेंट का अपना कुछ पावर होता है। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है कि वो अपने स्टेट में क्या कर रहे हैं, क्या चीजें लागू कर रही है, उस पर स्टेट जो है सेंटर के लिए आंसरेबल नहीं होती है। दे बोथ आर आंसरेबल टू द पीपल, दे बोथ आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, जहां वो लोग अपना अथॉरिटी कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग का जो भी कंट्री रिलेटेड टू जो भी स्टेट है वहाँ पे उनको अपने लोगों को आंसर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली 2 रूट्स है जिसके थ्रू फेडरलिज्म जो है फॉर्म्ड हो सकता है। फर्स्ट इज यूनिटरी एंड सेकंड इज फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी में बहुत सारे जो स्टेट्स है वो मिलकर साथ में आएंगे ताकि एक कंट्री फॉर्म कर सके, जिससे ये एक बिगर यूनिट की तरह दिखाई दे। और फेडरलिज्म का ये एक उदाहरण है जिसमें यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। और सेकंड इज फेडरल सिस्टम। इसमें क्या होगा कि जो कंट्री है, जैसे कि हम लोग अपने कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया को बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड किया गया है ताकि वहां पे अच्छे से गवर्नमेंट रन कर सके, अपने जो भी पॉलिसी है उनको इम्प्लीमेंट करा सके। लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है जिससे लोकल बॉडीज में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। क्या चीजें हैं, कौन सी बातें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 245 एंड 254 लेजिस्लेटिव पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। तो ये आर्टिकल 1 जिसमें कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनिटरी स्टेट। तो ये जो यहाँ पे आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल में क्लियरली इसको डिस्क्राइब किया गया है कि ये यूनिटरी गवर्नमेंट है। यहाँ पे जो रन किया जा रहा है वो सारे लोगों के अच्छे के लिए और उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जो भी इश्यूज है उनको, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए है। तो ये जो आर्टिकल 1 कहता है कि
ये एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा और दो या तीन, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पे। तो इस सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि डाइवर्स कंट्री है, 1000+ लैंग्वेज, रीजन एंड रिलीजन्स। तो बहुत सारे यहाँ पे डाइवर्सिटी, जैसा कि आपने देखा हमारे कंट्री में फेडरल में जो इंडिया है यहाँ पे फेडरलिज्म है और यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, 3 गवर्नमेंट, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, 1 2 3, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया। ये इसलिए किया गया फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। आप जहाँ रहते हो आप वहाँ की समस्या ज़्यादा अच्छे से जान सकते हो, रादर देन सेंटर वहाँ पर आएगा, फिर उसको एक टीम लगानी होगी, वो लोग वहाँ पे जांच करेंगे, तो इससे टाइम, मनी सबका वेस्टेज है। तो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट वहाँ के लोकल लोग होते हैं, लोकल बॉडीज होते हैं मेनली। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे अच्छी तरीके से जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि देख रहे हैं 3 फोल्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे 3 फोल्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर होता है, जिसमें पहला आता है यूनियन लिस्ट, सेकेंड इन स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट क्या होता है? तो यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया है जिसका डिसीजन लेने का पूरा पावर सेंटर के पास होता है, रिगार्डिंग द डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में यूनियन डिसीजन लेती कि क्या करना है। नेक्स्ट इज स्टेट। स्टेट लिस्ट में हैज़ द स्टेट के पास पावर होता है कि वो लॉ बना सकती है, रूल्स बना सकती है रिलेटेड टू पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, इन सभी चीज़ों के लिए स्टेट पॉलिसी बनाएगी, एंड एग्रीकल्चर ऑल्सो। एंड थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पे दोनों, बोथ सेंटर एंड स्टेट हैव पावर टू मेक रूल। अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट के केस में सेंटर हैज अ पावर टू टेक अ डिसीजन। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? रिलेटेड टू एजुकेशन, मैरिज, अडॉप्शन एक्सेट्रा। फॉरेस्ट से रिलेटेड भी जो भी इश्यूज है उनके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे। अब जो इन सारे तीनों, ये जो 3 लिस्ट हम लोग देख रहे हैं, मान लीजिए कि इन तीनों में वो लिस्ट में है ही नहीं, तो उसका क्या होगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं कि व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। अगर तीनों लिस्ट में नहीं है तो फिर क्या होगा? तो जैसे कि एक सब्जेक्ट है रिलेटेड टू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो रहा था उस टाइम पे ये कंप्यूटर का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो था ही नहीं। तो इसको फिर क्या किया जाए? तो दैट कम्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो ये जो है इसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में रखा गया है और यूनियन गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि इसमें बदलाव कर सकती है, इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म कर सकती है। स्टेट इन इंडिया, इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। सबके पास एक जैसा पावर नहीं है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सबके पास एक जैसा पावर नहीं है। सम स्पेशल स्टेट्स भी है जिनके पास, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। तो ये सारे जो भी स्टेट्स हैं इनका अपना कुछ प्रोविजंस है, स्पेशल पावर है इनके पास अंडर द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल जो कह रहा है, इंडियन आर्टिकल 371 के तहत इनके पास एक पावर है। क्या पावर है? ड्यू टू देयर पिक्यूलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। जो भी उनका जो पिछले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो भी उनके वहाँ के रहने के लिए या फिर जो भी कंडीशंस है, जो भी सर्कमस्टांसेस है, उसके तहत इनको एक स्पेशल पावर मिलता है। दीज स्पेशल पावर स्पेशली इंजॉय इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंड। प्रोटेक्शन ऑफ लैंड का इनके पास मिलता है पावर। क्या है ये पावर? तो कह रहा है कि राइट ऑफ द इंडिजिनियस पीपल्स देयर कल्चर एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। तो इनको कुछ राइट्स मिलता है, राइट्स रिगार्डिंग देयर कल्चर, प्रोफेशनल्स एंड एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विस। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट, वहाँ के जो लोग नहीं है, नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दीज स्टेट कैन नॉट बाय लैंड हाउस हेयर। तो यहाँ पे जो लोग वहाँ के जो परमानेंट लोग नहीं हैं वो लोग वहाँ का लैंड नहीं बाय कर सकते हैं और हाउसेस। सिमिलरली स्पेशल प्रोविजन एक्सिस्ट फॉर द सेम सम अदर स्टेट इंडिया एज वेल। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है होगा लक्षद्वीप, चंडीगढ़,
आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और ऐसा भी नहीं है कि इनको मर्ज किया जा सकता है, तो इनको मर्ज भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका व्हाट मेक्स इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, और कैसे ये फेडरल कंट्री है इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते क्या है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो किसी भी कंट्री में फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे होता है, तो पहला यहाँ पे दिया है, पहला आपका यहाँ पे दिखा रहा है लिंग्विस्टिक स्टेट। द बाउंड्री ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड। तो जब 1947 में हमारा जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हुआ, तो उस टाइम के बाद जब अभी आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स जो है उनके बाउंड्रीज चेंज हो गए हैं, बहुत सारा उसमें बदलाव आ गया है। तो कह रहा है इसमें कि सम this was done to ensure the people who spoke the same language live in the same state. Some states were created not to basis of language but recognize differences based on culture, ethnicity and geography. तो उनके जो भी लैंग्वेज है, कल्चर है और उनका जो एथनिसिटी है उनके बेस्ड पर और ज्योग्राफी के भी बेस्ड पर उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है कि वहाँ के जिस तरीके के लोग रहते हैं कल्चरल के हिसाब से। तो जब पहले ये किया जा रहा था 1947 के बाद, जब ये चेंजेस किया जा रहा था, तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चिंता थी इस बात की कि क्या ये सही आउटकम्स लाएगा या नहीं। लेकिन आज देखिए कि इंडिया है, तो इंडिया में आज बहुत अच्छे से सारे लोग मिलजुल कर यूनिटी में है, और सारे जो भी कंट्री है, जो भी ये पूरा जो एक कंट्री है उसको स्टेट्स में डिवाइड किया गया है रिगार्डिंग देयर कल्चरल डिफरेंसेस, जैसे कि झारखंड, उत्तराखंड और नागालैंड का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सेकेंड इज लैंग्वेज पॉलिसी। तो व्हाट इज लैंग्वेज पॉलिसी, तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी जो है, हिंदी एंड इंग्लिश 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। जब भी आप कुछ भी फॉर्म्स फिल करते हो तो उसमें देखते हो कि हिंदी एंड इंग्लिश है, और उसके साथ साथ क्या है कि 22 अदर लैंग्वेज है ना, 22 अदर लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कह रहा है कि और भी अदर लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेजेस है जिनका यहाँ पे एज अ रिकॉग्नाइज किया गया है शेड्यूल लैंग्वेज। तो ये जो हमारे कंट्री है यहाँ पे बस 40% जो इंडियंस है जो हिंदी लैंग्वेज एज अ मदर टंग यूज़ करते हैं। बाकी जैसे आप दूसरे स्टेट्स में देखोगे तो वहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है, जैसे बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे कि आप तमिलियंस को ले लो तो वो लोग हिंदी नहीं बोलते। जैसे हम लोगों ने श्रीलंका का एग्जांपल लिया था, वहाँ पे सिहली ग्रुप जो है सिहला लैंग्वेज बोलता है, तमिल जो है कुछ तमिल्स बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं हर एक कंट्री में, तो इंडिया में भी ऐसा है। तो जब 1965 तक ये ऐसा बोला गया था कि इंग्लिश फॉर द पर्पस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, प्रपोज किया गया था कि इसको इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ किया जाएगा। लेकिन जो इस पे बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ, जो लोग हैं कुछ लोग, उन लोगों को लगता है कि इंग्लिश को भी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए क्योंकि सारे लोगों को हिंदी नहीं आती है। तो ये है लैंग्वेज पॉलिसी कि कंट्री में एक लैंग्वेज पॉलिसी होता है जिससे कंट्री को रन करना इजी होता है। नेक्स्ट थर्ड इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशन। तो ये क्या है, तो जैसे कि सेंटर में कोई अदर गवर्नमेंट है जो अदर पार्टी की गवर्नमेंट और स्टेट में अदर पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं या फिर कुछ मनमुटाव। तो इससे क्या होता है, कंट्री में अनस्टेबिलिटी का माहौल आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो जिससे कि कंट्री को रन करना स्मूथ होगा। अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी द स्टेट गवर्नमेंट, this stance was supported by the major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in authority manner. Federal power sharing is more effective today than it was the early year. तो कह रहा है कि आजकल जो है क्या हो गया है कि गवर्नमेंट जो है जैसे कि आजकल पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 गवर्नमेंट मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती। तो इस तरह से स्टेट और रिलेशन के बीच में भी अच्छे रिलेशन बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं, चेंजेस आया है, जिससे लोग आजकल मिलजुल कर पार्टी का निर्माण करते हैं या फिर दो पार्टी मिलकर एक
एक पार्टी बनाती है और इस तरह से इसमें पावर को शेयर करना ईजी होता है, फेडरल पावर शेयरिंग, जिससे कि मोर इफेक्टिवली रन किया जा सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? तो जो हम लोगों ने पढ़ा कि वर्टिकल जो आपका पावर शेयरिंग है, इसमें जो थर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया है लोकल बॉडीज को, यही है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। कह रहा है कि व्हेन अ पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिव टू द लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब स्टेट और सेंटर से कुछ पावर्स लेकर लोकल बॉडीज को दे दिए जाते हैं तो उसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। द बेसिक idea behind the decentralization is there are large number of problems and issues which are based on settle at the local level। तो जो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो उसको लोकल लेवल के लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम वो समझेंगे, बेटर तरीके से वो अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन, तो 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत इसको लाया गया है। कह रहा है कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रिगार्डिंग इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो मेनली जो है मैंडेटेट कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। रेगुलर इलेक्शंस होगा तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट अच्छे से काम कर पाएगी। तो यहाँ पे जो है 5 ईयर का इनका ड्यूरेशन होता है। अगर 5 ईयर के पहले इनका जो भी कोई भी रीजन से अगर ये लोकल बॉडीज डिसमिस हो जाती है तो उनमें फिर री इलेक्शन का होगा विद इन अ 6 मंथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें क्या कहा जाता है कि विद इन अ 6 मंथ आपको री इलेक्शन कराना होगा। सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड देयर एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। मतलब सीट्स भी रिजर्व्ड है, जैसे कि बहुत सारे बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, तो उनके लिए सीट्स भी रिजर्व किए गए हैं। थर्ड एटलीस्ट 1/3 जो है पोजीशंस आर रिजर्व फॉर द वुमेन, तो वुमेन के लिए भी 1/3 पोजीशंस रिजर्व किए गए हैं। एन इंडिपेंडेंट institution called the state election commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है स्टेट इलेक्शन, तो स्टेट इलेक्शन फॉर्म किया गया है। हर एक स्टेट के लिए अपना एक स्टेट कमीशन होगा जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कराएगा, जिनमें पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन शामिल है। 5th पॉइंट इज द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर से सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये भी एक बात है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के साथ अगर अपना रेवेन्यू नहीं शेयर करेंगे तो उससे उनको जो भी रन करना है, जो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तो उसमें दिक्कतें आएंगी। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरी स्टेट टू स्टेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट टू स्टेट ये सारा जो पावर्स है, नेचर ऑफ शेयरिंग है, ये सब वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और भी इसके आगे है। कह रहा है कि रूरल गवर्नमेंट में क्या है यहाँ पे, रूरल गवर्नमेंट इट इज पॉपुलरली नोन एज पंचायती राज। तो जो रूरल गवर्नमेंट होते हैं उनको पंचायती राज कहते हैं। इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन, जो भी विलेज के अडल्ट पॉपुलेशन है तो वो इनको चुनते हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज अप राइट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और फिर ये पंचायती लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाता है। और कह रहा है कि ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड ऑफ टुगेदर टू फॉर्म अ पंचायत समिति और ब्लॉक मंडल। तो ये भी इस तरह से होगा। ये सबसे फर्स्ट वाला आपका कहलाएगा पंचायती राज, सेकेंड लेवल कहलाएगा आपका समिति, पंचायत समिति और मंडल, डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट और जिला परिषद, और फिर ये जिला परिषद। तो इस तरह से ये रन करेगा सेकेंड और थर्ड मेन। नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट। तो ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो है एग्जिस्ट इन अर्बन एरिया, तो ये अर्बन एरिया, लोकल गवर्नमेंट अर्बन एरिया में भी एग्जिस्ट करती है, जिसको म्युनिसिपैलिटीज कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि ये सेटअप होते हैं इन अ टाउन, बिग सिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूट इनटू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नाम भी है।
कह रहा है कि बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल बाय इलेक्टेड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे लोग चुनकर आगे आते हैं और क्या करते हैं कि अपने भी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ का जो मेन आदमी होता है, मेन पॉलिटिकल हेड होता है, जिसको मेयर कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे आपके लोकेलिटीज में भी इस तरह के कुछ लोकल गवर्नमेंट काम करते हैं और उनको मेयर कहते हैं। तो हेड जो होगा उसको मेयर कहेंगे। यहाँ का जो पॉलिटिकल हेड है ये पंचायती राज रूरल गवर्नमेंट का, तो इसमें ये कह रहा है कि हेड ऑफ द जिला परिषद। तो जिला परिषद यहाँ पे हेड की तरह वर्क करेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये चैप्टर मैंने शॉर्ट में इसको डिस्क्राइब किया है। सो थैंक यू।